जब से ये लोग हुकूमत में आए इन्होंने कोई महंगाई के ऊपर बात की है, और इन्होंने महंगाई कर कितनी ज्यादा दी है गुज़श्ता 4 महीने के दौरान, वो भी हमारे सामने है। इनको फिक्र ही नहीं है, ये समझते हैं कि बस हमें वोट मिल जाएगा, हम फिर से आ जाएंगे। सो डेफिनेटली हमारी गलतियां बहुत सारी हैं जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। 2018 में हमसे गलतियां हुई, क्योंकि अभी कराची में स्पेशली और सिंध में बिलमूम अभी डेंगू का पूरा आउटब्रेक चल रहा है। तो इन दिनों में अगर किसी को बुखार हो और उसके साथ जिस्म में दर्द हो तो उनको मतलब कम से कम शक होना चाहिए कि डेंगू की पॉसिबिलिटी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कराची में तो 2 रोज़ से गर्मी भी बहुत पड़ रही है, लेकिन बारिश के बाद यहाँ मौसम ठंडा हो गया। लेकिन सियासी माहौल और सियासी मौसम वैसे ही गर्म है, और उसकी वजह यह है कि कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन कल इमरान खान का इंटरव्यू, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने कहा मैं बात करने को बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन इस बात पर कि इलेक्शन की बात तो की जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों तो मैं इनके साथ हर तरीके से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप आवाम का मैंडेट लेकर आएँ तो तकर्रियाँ भी करें अहम ओहदों पर और सारी बातें करें, लेकिन फ्रेश मैंडेट लेना इस वक्त की अहम ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो मईशत को कंट्रोल करना या मईशत को सुधारना मुमकिन नहीं होगा, बल्कि आने वाली हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे कि अब जो मईशत का हाल ख़राब हो गया है उसको संभालने के लिए अगली हुकूमत के लिए ना सिर्फ चैलेंजेस होंगे बल्कि एक पहाड़ होगा मसाइल का, जिसको सर करना ज़ाहिर है चाहे वो हमारी हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो उसके लिए आसान नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि अब इमरान खान ने तो पेशकश कर दी है, क्या जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इस पेशकश पर बात करेगा कि इलेक्शंस आज नहीं तो कल, इस पर कोई बात होने के लिए, बैठने के लिए क्या हुकूमती इत्तेहाद अपोजिशन जो कि सिर्फ PTI की है तैयार है या नहीं, और आगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक होती हैं या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन तजियाकार हैं अतर काज़मी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे और दीगर मेहमान हमारे आगे आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अतर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल आपने भी इमरान खान साहब का इंटरव्यू देखा, क्या लगता है आपको कि वाकई एक पेशकश है, एक ऑफ़र है हुकूमत के लिए कि बैठे, गौर करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बात करें, और आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से कोई जवाब पॉजिटिव आएगा, बैठ जाएंगे, बात करेंगे इमरान खान के साथ? देखें, ये ऑफर नहीं बल्कि बाकायदा उन्होंने एक फार्मूला पेश कर दिया है कि किस तरीके से हम मुल्क को इस वक्त बहरान से निकाल सकते हैं। ना सिर्फ इस वक्त सियासी बहरान है, मौशी बहरान है, और मौशी बहरान की जो वजह है वो भी सियासी बहरान है। यहाँ तक कि IMF ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा कि ये जो हुकूमत है ये इतनी कमजोर है कि हमें नहीं लगता कि ये इस प्रोग्राम के ऊपर अमल कर पाएगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क के अंदर इस वक्त सिचुएशन क्या है। इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी ऑफर की है, और इससे पहले भी वो मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि इलेक्शंस के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं, आए आप इलेक्शंस के ऊपर बात करें। लेकिन अब यहां से क्या आगे बात बढ़ सकेगी? मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत इंटरेस्टेड होगी इलेक्शंस में। जो ही इलेक्शंस का नाम आता है, ऑल्दो कि ये सारी जमातें खुद को जमहूरी जमातें कहती हैं, इनको एकदम से मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, ये परेशान हो जाते हैं, इलेक्शन से ये भागते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शंस के ऊपर किसी तौर पे भी रजामंद होंगे। अच्छा, अगर ज़ाहिर इलेक्शन पर आज रजामंद नहीं भी होते हैं अतर साहब, तो इलेक्शंस तो होने हैं ना, आज नहीं तो कल तो इलेक्शंस होने हैं। कब तक इलेक्शन से भागते रहेंगे? या फिर प्लान वही है जो इमरान खान समझते हैं कि जी मुझे माइनस करना प्लान है, उसके बाद फिर इलेक्शंस कराना प्लान है? जी, इनकी स्ट्रेटजी वही है कि किसी तरीके से इमरान खान को या फिर माइनस किया जाए, या फिर इनकी उम्मीद ये है कि जो टाइम गुजरता जाएगा इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होती जाएगी, हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, हम कुछ ऐसे काम करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फोर्सिएबल फ्यूचर के अंदर ऐसा कुछ मुमकिन है। लेकिन इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक्सटेंशन का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा पार्लियामेंट की एक्सटेंशन कर दें, इसलिए कि मुल्क में सैलाब आया हुआ है, जब तक बहाली का काम नहीं होता तो इसी पार्लियामेंट की जो मुद्दत है उसमें तोसी कर दी जाए। तो ये वही पार्लियामेंट है जिसको कुछ अर्सा पहले तक मौलाना साहब कहते थे ये जाली पार्लियामेंट है, इसमें हमने नहीं बैठना। अब वो उसी पार्लियामेंट की एक्सटेंशन मांग रहे हैं। तो इनकी कोशिश तो यही है कि जितना तूल इसको दे सके दिया जाए। लेकिन देखें, अगर तूल जितना देंगे उतनी अनस्टेबिलिटी होगी, उतना मईशत का बुरा हाल होगा। हम देख रहे हैं सरमायाकारों का एतमाद ख़त्म हो रहा है। अतर साहब,
डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है। यहाँ बातें की जा रही थी कि जो 180 पर डॉलर ले आएंगे, आज फिर 239 पर डॉलर खड़ा हुआ है। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, मईशत संभल नहीं रही है। तो आपको लगता है कि जब तक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल नहीं आएगी, ज़ाहिर मईशत भी स्टेबल नहीं होगी, तो ये हुकूमत इस चीज़ को समझ क्यों नहीं रही है कि दिन ब दिन पॉपुलैरिटी आवाम में से ख़त्म होती जा रही है उनकी? देखिए, जब ये हुकूमत में आए नहीं थे, इनका मुकम्मल बयानिया ये था कि मुल्क के अंदर बहरान आ गया। बहरान किस चीज़ का? महंगाई का बहरान है, हमारी मईशत ठीक नहीं है। जब से ये लोग हुकूमत में आए, इन्होंने कोई महंगाई के ऊपर बात की है? और इन्होंने महंगाई कर कितनी ज्यादा दी है गुज़श्ता 4 महीने के दौरान, वो भी हमारे सामने है। तो ये सारे मामला ठीक करने नहीं आए थे। ये समझने की जरूरत है कि ये लोग आए थे अपने मामला को दुरुस्त करने के लिए, अपने मुकदमात में रिलीफ लेने के लिए, नैब कानून में तब्दीली करने के लिए। वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इनका टोटल इंटरेस्ट जो है वो अपने मफादात की हद तक है, उसको ये सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके हवाले से इनके अंदर ये राय पाई जाती है कि जब तक हम हुकूमत में रहेंगे, हम अपने मामलात को सीधा कर सकेंगे। अभी बहुत सारे मामलात हैं जो सीधा करने हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे मियां साहब की वापसी, उनकी जो नाअहली का मसला है, उसके ऊपर कोई कानून साजी वगैरह। तो मेरे ख्याल में इनका जो फोकस है वो अपने मसाइल और अपने मामलात की तरफ है, अवाम के मसाइल की तरफ इनका फोकस नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है, कल इमरान खान के इंटरव्यू के बाद आपको लगता है कि स्ट्रेटजी पीटीआई की थोड़ी तब्दील हो रही है, या फिर वो जो बात कर रहे थे इमरान खान साहब के भाई मुश्किल नहीं है आवाम को सड़कों पर लेकर आना, ये लावा पक रहा है, क्या वो अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी ही उनको अपनानी चाहिए आप समझते हैं, या फिर यही वक्त है कि गर्म है लोहा और इसी वक्त चोट लगानी चाहिए? देखिए, इस वक्त हो रहा ये है कि ये जो हुकूमत है, उनकी कोशिश ये है कि वो ये तासुर कायम करें कि जैसे पीटीआई या इमरान खान और इदारों के बीच में तसादुम है। खुद असल में अगर किसी के बीच में इस वक्त मुकाबला है तो वो पीडीएम की हुकूमत और इमरान खान के बीच में है। लेकिन ये बार बार हुकूमत की कोशिश होती है किसी ना किसी तरीके से इदारों को बीच में लाके खड़ा किया जाए। कभी वो मोअज़्ज़िज़ अदलिया का नाम लेते हैं, कभी हमारे दूसरे इदारों का नाम लेते हैं कि जी इमरान खान ने उसके खिलाफ ये बात कर दी। लेकिन कल खान साहब ने जो बात की है, खान साहब ने वो बात करके इनके मुकम्मल बयानिए को बिल्कुल उसमें से हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि इदारों के साथ हमारा कोई मसला नहीं है, आप हमारा मसला है, आपकी लेजिटिमेसी हमारा मसला है, आपकी आईनी और कानूनी हैसियत हमारा मसला है। इंतखाबात करवाएं, जेई एस्टेब्लिशमेंट करवाएं इंतखाबात, ये हमें इनसे कोई इशू नहीं है, इशू हमें आपके साथ है। तो मेरे ख्याल में ये खान साहब ने कल जो बयान दिया उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई और मुश्किल में हुकूमत पड़ी हुई है उस वजह से। चले, सही है पॉइंट। लेकिन खुर्रम शेर जमान साहब भी मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। क्या वाकई अब स्ट्रेटजी को चेंज किया गया है? कल इमरान खान साहब ने क्या ऑफर की है कि हुकूमत के साथ बैठ जाएं, लेकिन बात होगी इलेक्शंस पर। अगर इलेक्शंस पर बात होती है तो मैं बैठने के लिए बात करने के लिए तैयार हूँ। क्या वाकई ऑफर है हुकूमत के लिए? क्या देखें, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इस बात को समझें कि इस वक्त इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, हद से ज़्यादा वो परेशान है। जिस तरफ हालात जा रहे हैं, एक तरफ तो आपके सर के ऊपर एक सैलाबी सूरत हाल है और पूरे सूबे सिंध में आपने देखें क्या हालात हैं। अरबों रुपए को मिल रहे हैं, लाखों की तादाद में राशन मिल रहे हैं, लेकिन अल्लाह जाने वो कहाँ जा रहे हैं। उसके साथ साथ मुल्क की जो इकॉनमी वो तबाहाली का शिकार है। मुल्क उनको फ़िक्र है कि कहीं डिफ़ॉल्ट में ना चले जाए। तो देखें, इमरान खान साहब ने कभी ज़िंदगी में ज़िद नहीं करी। वो जो एक बात कहते हैं वो सिर्फ एक बात है कि मुल्क से करप्शन का खात्मा होना चाहिए, ऐसे लोगों का खात्मा होना चाहिए, ऐसी सियासी जमातों का खात्मा होना चाहिए, और उसके साथ साथ मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे जो आवाम जिस शख्स को चुनेगी, जिसको लेकर आएगी, फिर आवाम तो खुद उसकी जवाबदेही होगी। अब एक ऐसी सियासी जमात जो कि सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक जो है उसकी हुकूमत है और उस वक्त पूरे मुल्क के अंदर रूल कर रही है, क्योंकि देखें इनको तो कोई गर्ज है ही नहीं मुल्क से। इनको जो गर्ज है वो सिर्फ अपनी ज़ात से गर्ज है इनको कि कब तक इक़्तिदार में बैठे। जो इनका मकसद था आने का, उसके अंदर ये कामयाब हो गए। इन्होंने ईवीएम का खात्मा कर दिया, इन्होंने ओवरसीज़ वोटिंग का खात्मा कर दिया, इन्होंने जो नैब के अंदर केसेस थे उसमें अपना खात्मा कर दिया। नैब के अंदर ये ऐसी अमेंडमेंट्स लेकर आ गए हैं कि इनके खिलाफ केसेस किए नहीं जा सकते हैं। इनको जो फ़िक्र है वो इनकी जो लूटी हुई दौलत है उसको बचाने की फ़िक्र है। उसके ज़रिए उसको बचाने के लिए ये फॉरेन कंट्री से जो दुश्मन ममालिक हैं हमारे, उनसे ये ब्लैकमेल होते हैं। इनका जो बाहर पैसा पड़ा हुआ है उसकी इनको सिक्योरिटी चाहिए। सो पाकिस्तान से तो उनको कोई गर्ज नहीं है, लेकिन कल मैंने खुद इमरान खान साहब के अंदर ये चीज़ देखी कि वो इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि वो ज़ाहिर है कि वो रास्ते ऐसे देखना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए वो अपने मुल्क को बचाएं, अपने मुल्क को आगे की तरफ लेके जाएं। देखिए 4 महीने पहले मुल्क कहाँ छोड़ के गए थे इमरान खान, कहाँ पे डॉलर था, आज आपका डॉलर 250 रुपए में नहीं मिल रहा है।
जो आपके इम्पोर्टर्स हैं वो परेशान, जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं वो परेशान, इंडस्ट्री आपकी परेशान, लोग घरों के अंदर परेशान है बिजली के बिलों को देख के। और ये वही इमरान खान थे जो कि आपको सब्सिडी देते थे ना कोविड के दौरान। ये वही इमरान खान थे जब नेपरा इनके सामने जो है आके पूरी समरी रखती थी यूनिट्स या रेट्स बढ़ाने के लिए, तो ये वही इमरान खान जो कि रिजेक्ट कर देते कि नहीं मैं अपने लोगों के ऊपर बोझ नहीं डाल सकता हूँ। ये वही इमरान खान है कि जो पेट्रोल में डीजल में सब्सिडी देते थे, लेकिन आज आप देखें कि एक आम आदमी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के लिए उसके लिए मुश्किलात हो रही है। डीजल देखें कहाँ चले गया है। तो दिन ब दिन पाकिस्तान पीछे जाता जा रहा है। इमरान खान साहब की कोई जिद नहीं है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए हैं, वो पाकिस्तान के लिए हैं, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखेंगी कि इमरान खान साहब के जो जलसे हो रहे हैं, जो उनकी तकरीरें हो रही हैं, जो उनके इंटरव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर वो कितना कंसर्न है। और हम सब कंसर्न है, आप भी कंसर्न है, आप जैसे जर्नलिस्ट, आप जैसे टीवी चैनल जिस तरीके से आप ये जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, जो मुश्किलात आप देख रही हैं, जो मुश्किलात आज के जो हैं सहाफ़ी देख रहे हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर जोर लगाया जा रहा है। अब आप बताएं कि मुझे कि जो टीवी चैनल टेलीथॉन दिखाएगी सैलाब मुतासरीन के पैसे इकट्ठे करने के लिए, उसके ऊपर सख्तियाँ की जाएंगी, उनके जो जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ केसेस किए जाएंगे, उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। तो आप कहीं से मान सकती हैं कि ये मुखलिस लोग हैं, इनको तो मौत आ रही है। देखिए इस बात को जरा प्लीज समझे। मैं आखिर में आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये 13 सियासी जमातें पीडीएम की इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि इमरान खान इनके लिए इस वक्त मौत है, इनकी सियासी मौत है। ये आप जिस किस्म के सर्वे करा लें, किसी से सर्वे करा लें, हर सर्वे आपको बताएगा कि 90% लोग इस वक्त पाकिस्तान के इमरान खान को चाहते हैं, उसकी हुकूमत चाहते हैं, उसे वजीर आज़म देखना चाहते हैं। तो खुर्रम साहब ये सवाल मैं आपसे जरा करती हूँ, बिल्कुल सही, ज़ाहिर आवाम की मकबूलियत है, आवाम का एक ज़ाहिर साथ है इमरान खान को, सबको नज़र आ रहा है। मैं आपसे ये भी पूछती हूँ कि फिर आपका अगला प्लान क्या होगा? ज़ाहिर पीटीआई ने अगला प्लान भी तो सोचा होगा ना कि ये एक बात है, इस पर बात नहीं होती, हुकूमत नहीं बैठती, तो फिर हम ये करेंगे अगले 2 माह। अगले 2 माह में बात कर लेते हैं। अतर साहब आप ज़रा मुझे आखिर में बताइएगा, अगले 2 माह यानी कि अक्टूबर और नवंबर तक मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरह से आप अनफोल्ड होते हुए देखते हैं? देखें, एक तो इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें जो है सिनारियो बदला है। अगर अभी आप ऐलान भी कर दें तो पूरे मुल्क में इस वक्त आप इलेक्शंस नहीं करवा सकते, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगले 2 माह के दौरान अगर आप किसी किस्म की स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसके लिए किसी आपको पहुंचना पड़ेगा, किसी नुक्ते के ऊपर आपको इतफाक करना पड़ेगा। और वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वाहिद चीज़ है जो इस बहरानी कैफियत से हमें निकाल सकती है, वो है इलेक्शंस की डेट। वो ज़रूरी नहीं है कि रवां बरस की हो सकता है, वो जनवरी की हो, फरवरी की हो, लेकिन उसके ऊपर इस वक्त एक समझौता होना, एक इत्तेफाक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता तो आप देख लें आज डॉलर फिर आपका ऊपर चला गया, आप देख लें इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तान के बॉन्ड्स की क्या सिचुएशन है। तो पाकिस्तान की मईशत तो ये सब कुछ आने के बावजूद, IMF के पैसे आने के बावजूद जो सिचुएशन है वो आपके भी सामने है। आज तो वो जो बिजली के बिलों के ऊपर एक कैटेगरी होती थी कि इतनी यूनिट पे इतने पैसे देंगे, इतने पे देंगे, वो भी खत्म कर दिया, स्लैब वाइज भी खत्म कर दिया। तो इस तरह तो मुल्क में टू बी ऑनेस्ट आगे ना मुल्क चल सकता है, ना आवाम बर्दाश्त कर सकेगी। तो आपको किसी नुक्ते पे इत्तेफाक करना पड़ेगा, और वो वाहिद जो नुक्ता है जो इस मुश्किल से निकाल सकता है वो इलेक्शंस की डेट है। मेरे ख्याल में उसका आप आज अनाउंस करें तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा हर जगह से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अतर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ज़ाहिर है आगे आने वाली हाल है नाजरीन, वो सैलाबी सूरत हाल और उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स हैं, असरात हैं, वो अभी से आना शुरू हो गए हैं। ज़ाहिर खुर्रम साहब आप देखिए, अब चाहे वो बीमारियों की सूरत में हो, फिर जो मईशत की सूरत हाल है, बेरोज़गारी की सूरत में हो और बेरोज़गारी की सूरत में बढ़ने वाले उसके नतीजे में जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कराची की अगर मैं बात करूँ, ज़ाहिर है आपका ताल्लुक भी कराची से है, जो सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये जो अनस्टेबिलिटी है, ये जो एक सूरत हाल है, आपको लगता है कि अगर किसी भी पॉइंट पर हुकूमत नहीं बैठती है तो फिर पीटीआई की स्ट्रैटेजी तो कोई होगी ना भाई? प्लान बी क्या है, क्या करना है? सड़कों पर आना है, एहतजाज करना है, क्या प्लान है पीटीआई का? देखिए डिफरेंट प्लान्स होते हैं और आप देख रही हैं कि जिस तरीके से वक्त गुजरता जा रहा है, इमरान खान साहब भी अपने प्लान्स दे रहे हैं, ऑप्शंस बता रहे हैं। कल भी उन्होंने एक ऑप्शन बताया है कि अगर सिंध में इलेक्शन नहीं हो सकते, सैलाबी सूरत हाल है या इनकी जिद है, तो बाकी जगहों पे इलेक्शन तो हो सकते हैं ना। 18 अमेंडमेंट के बाद, NFC के बाद, तो अब ये जो प्रोविजन है ये तो सूबाई हुकूमतों के पास है। सो आप जानती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बड़ी हुकूमत है वो इमरान खान की है।
जो सूबे आप जानती हैं, पंजाब हो गया, केपी हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, यहाँ तक कि कश्मीर के अंदर भी। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इलेक्शन वाले ऑप्शन के ऊपर नहीं जाएंगे तो इनको बहुत मुश्किलात होंगी उनको। मैं तो समझता हूँ कि इनको इस वक्त ये भी कर सकते हैं कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट की जा सकती है, इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया जा सकता है। देखिए, इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है कि इस वक्त मुश्किल हालात के अंदर आप इमरान खान से फ़ायदा उठा सकते हैं। इमरान खान की मकबूलियत की वजह से आप पूरी दुनिया के अंदर उनके ज़रिए फंड रेजिंग की जा सकती है और मुल्क को फ़ायदा दिया जा सकता है। बनिस्बत आप उनके टेलीथॉन्स को बंद करें। ऑप्शन देखें, वो सिर्फ एक बात करते हैं कि आप इलेक्शन की डेट डिसाइड करें, इलेक्शन पे डिस्कशन स्टार्ट करें। वो हर तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार है और अगर जाहिर आप नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी सियासी जमात के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है, वो पुरअमन एहतजाज है। वो हम करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? ना पंजाब में हमें रोक सकेंगे, ना केपी में रोक सकेंगे, ना गिलगित बल्तिस्तान में रोक सकेंगे। ये 3 सूबे उठकर जो है आपके इस्लामाबाद में आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है? आपने क्या फिर शेलिंग करनी है? देखिए, हालात जो है बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और आप जैसे जिक्र कर रही हैं कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। ये देखिए, मसला ये है कि यहाँ पे जो हुकूमत है सूबे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की, उनका कोई गर्ज नहीं है लोगों की फिक्र करना। वो लोगों से कोई दिल थोड़ी लगाना चाहते हैं, ये तो नफरत करते हैं। आपके सामने वीडियोस हैं, एक साहब जो हैं वो पानी में बैठ के जो है ना कश्ती में, कहते हैं कि मैं वेनिस में जो हूँ, वेनिस जैसा समा है। एक इनके एमएनए जो है चारपाई पे बैठे मिनरल वाटर से पैर धो रहे हैं और सामने जमीन पे बैठे लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। एक वो हेलीकॉप्टर से उनके जो है गवर्नर जो है वो आते हैं, उतरते हैं, वो औरत को धुतकार रहे हैं कि पीछे हटो। कल चीफ मिनिस्टर जो हैं वो एक बात करने वाले शख्स पे, कि शायद उसने ऊंची आवाज में बात कर ली, उसका मुंह पूरा जो है ना उन्होंने झुकोड़ दिया, पकड़ लिया मुंह को कि तुम हल्की आवाज में बात करो। सो ये वो हुकूमतें नहीं है जो आवाम की खिदमत करना चाहती हैं। सूबे सिंध के अंदर कराची समेत बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। लूट मार, चोरियाँ, डकैतियाँ इतनी बढ़ गई हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल का जो CPLC का रिकॉर्ड था, अंदाजन 27,500 लोगों के मोबाइल फ़ोन सिर्फ कराची शहर में छिने हैं। 25,000 लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं, 1750 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। इसके अलावा जो डकैतियाँ, चोरियाँ, खवातीन के जेवर रास्ते में उतार देना, और लोग जान से जा रहे हैं खुर्रम साहब, अब तो लोगों की जान में दरेक नहीं कर रहे। वालिदैन के सामने, माँ के सामने बच्चे को कत्ल कर देना, बच्चों के सामने उसके बाप को गोली मार देना, ये तो मुझे लग रहा है कि हम ऐसे मुल्क में आ गए हैं कि जहाँ पे शायद कोई हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी को गर्ज नहीं है ना, इनको फिक्र ही नहीं है। ये समझते हैं कि बस हमें वोट मिल जाएगा, हम फिर से आ जाएंगे। सो डेफिनेटली हमारी गलतियाँ बहुत सारी हैं जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। 2018 में हमसे गलतियाँ हुई, हमारी अपनी गलतियों की वजह से मैं आपको बताऊं हम सिंध में अपनी हुकूमत बनाने में नाकाम हुए। हम जिम्मेदार हैं कि हमने उस तरह मेहनत नहीं करी, सही लोगों को खड़ा नहीं करा। अच्छा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कराची की और हैदराबाद की हद तक हमने काम किया। इंशाल्लाह ताला आप देखना आने वाले दौर के अंदर, मैं आपको बताऊं जितना सूबा सिंध तैयार था इमरान खान के लिए, इतना तो पंजाब और केपी भी नहीं था। क्योंकि देखें जितना सिंध में हो रहा है, जितने झूठे केसेस हो रहे हैं, FIRs हो रही हैं, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, इतना जुल्म तो शायद अफ्रीका के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा, शायद इतना जुल्म कहीं नहीं हो रहा होगा। सो मैं आपको बताऊं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम अपनी मदद, आप कोशिशें बहुत कर रहे हैं। कल हम राशन जो है ना, हमारी ट्रक राशन के जा रहे हैं, दादू जा रहे हैं और जेकबाबाद जा रहे हैं। उसके अलावा हमने सिंध के अलग अलग शहरों में जो है हमने राशन भेजे हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि कराची जो सूबे सिंध का दिल है, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज भी लोग हमारी मदद कर रहे हैं। कल मैंने देखे एक शख्स से कहा कि मुझे 250 राशन बैग भेजने हैं जेकबाबाद में, 5 मिनट में उनके फ़ोन कॉल आ गई कि मैं जो है इसकी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, मैं आपको राशन बैग करके दे रहा हूँ। सो मैं कराची को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरह कराची शहर ने अपने सूबे सिंध के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी मदद की है। अच्छा, एक तो फंड रेजिंग जो हो रही है, जो कल सानिया निश्तर साहिबा ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सिंध को जो पैसे दिए जाएंगे उस फंड रेजिंग के तहत जो जमा हुए हैं, तो वो किस तरीके से दिए जाएंगे और वो फिर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे आप लोगों की तरफ से? कोई मैकेनिज्म मेरे इल्म में नहीं है इसके, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इमरान खान साहब ने सानिया निश्तर साहिबा को जिम्मेदारी दी है। सानिया निश्तर साहिबा आज भी सिंगापुर के अंदर हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही हैं, लोग उनको बुलाते हैं, जिस तरह उनकी खिदमत है, लोग पूछते हैं उनसे, अलग अलग ममालिक में वो जाती हैं। तो मुझे बड़ा यकीन है कि ये सानिया निश्तर वाला जो फैसला इमरान खान साहब ने किया, ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। क्योंकि देखेंगे कुछ मिनिस्टर्स ऐसे थे हमारे 3.5 साल के दौर के अंदर जिनकी परफॉर्मेंस जो थी वो आउटस्टैंडिंग थी, मतलब आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने मेहनत की है और बड़ी मेहनत करके काम किया। तो उसमें ज़ाहिर है उसमें वन ऑफ देम इज सानिया निश्तर।
और 1 अरब रुपए अनाउंस किया था खान साहब ने उस वक्त जब उनकी पिछली टेलीथॉन थी, लेकिन अब 5 अरब रुपए और उनके पास आए। सो मैं समझता हूँ कि सिंध का शेयर जो है वो खान साहब और ज़्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि सिंध में ज़्यादा मुश्किलात हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि देखिए, सिंध असेंबली के इजलास नहीं हो रहे हैं, हमें कौन बताएगा कि जो अरबों रुपए बाहर मुल्कों से आ रहे हैं, जो लाखों की तादाद में राशन आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? देखिए, लोग तो रो रहे हैं, लोगों की चीखें निकली हुई हैं। आप जहाँ पे जा रहे हैं, इनके मिनिस्टर बाहर नहीं निकल पा रहे, लोगों तक सामान नहीं पहुंच रहा है, लोगों की मदद आप नहीं कर पा रहे हैं। देखें, हम कराची वाले एक इनफरादी कुव्वत में कितना कर सकेंगे? सही बात है। हमारे पास वो नहीं है, आपके पास तो पूरी हुकूमती मशीनरी है। सो मैं समझता हूँ, वेरी सॉरी टू से, कि हुकूमत सिंध इस वक्त सिंध के लोगों की मदद करने में, उनको रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आगे चल के मैं ख्वाहिशमंद हूँ, मैं दुआ गो हूँ कि करें खिदमत। और आपने सुना होगा कि पिछले 10-12 दिन में मेरी तरफ से कोई नेगेटिव बात नहीं आई है, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कल को सिंध के लोग हमें आके आपके पकड़ेंगे। तो सही है, ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये मामला ज़ाहिर है, जब आप लोग असेंबली में उठाते थे, वो इजलास भी नहीं हो रहे हैं, वहाँ भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर मीडिया पे, इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ जहाँ ज़ाहिर है सब अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो नाअहली है, जो मामलात हैं, उस पर बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शेर के वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे जो डेंगू का मर्ज़ है तेज़ी के साथ फैल रहा है, और ख़ास तौर पे जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दीगर बीमारियों की तरह डेंगू भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कराची की अगर बात करूँ तो कराची में गुज़िश्ता सिर्फ 24 घंटों के दौरान 7 मरीज़ डेंगू से जाँ बहक हो चुके हैं। 113 केसेस सामने आए हैं और जिनमें से 107 का ताल्लुक सिर्फ कराची से बताया जा रहा है। वो कुछ केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, और पूरे मुल्क में डेंगू जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो इस पर हम बात में ज्वाइन करें डॉक्टर सईद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हिरा ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फोकल पर्सन है, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर राना जावेद असगर साहब भी हमारे साथ हैं, जो कि जो एलर्जीज़ होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उनके हवाले से बड़े एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। तो ये जो सूरत हाल है, ज़रा मैं डॉक्टर हिरा साहब आपसे चाहूँगी कि आगाज़ करूँ, जो नंबर सामने आ रहे हैं डेंगू से अमवात के, डेंगू से मुतासरा लोगों के, वो कितने हैं? ख़ास तौर पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आपके पास अदद शुमार क्या कहते हैं? अच्छा, हमारे पास भी इस वक्त अदाद शुमार आते हैं, वो लैब के थ्रू ही आते हैं कि जो भी हमारे पास क्वालिफाइड लैब्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जितने भी हमारे मेडिकल सेटअप्स हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ से आते हैं। और हमारे पास भी जो स्टैट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, जो लैब रिपोर्ट्स कर रही होती हैं, हम वही स्टैट कंपाइल करके आगे डीजी साहब को और थ्रू प्रॉपर चैनल अपर टीयर्स को देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्टैट्स होते हैं वो उतने आप कह लें कि कंप्लीट नहीं होते जितने होने चाहिए, क्योंकि कुछ लैब अपनी आप कह लें कि प्राइवेसी की वजह से अपना डाटा हमें प्रोवाइड नहीं करती, जिस वजह से उनकी सर्विलेंस या उनका काउंट हमारे स्टैट्स के अंदर एड ऑन होने से रह जाता है। सही कह रही हैं आप, ज़ाहिर है ये भी एक मुश्किलात होती हैं। लेकिन डॉक्टर सईद साहब, जब एक मरीज़ कब डेंगू का टेस्ट करवाता है, कौन सी अलामात ऐसी होती हैं कि जब उसको ये लगता है कि नहीं अब मुझे टेस्ट करवाना चाहिए, अब टेस्ट ज़रूरी हो गया है, और ये अलामात ज़्यादा हों तो ही उसको टेस्ट करवाना चाहिए, वो कौन सी स्टेज होती है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। क्योंकि अभी कराची में स्पेशली और सिंध में बिलमूम अभी डेंगू का पूरा आउटब्रेक चल रहा है। तो इन दिनों में अगर किसी को बुखार हो और उसके साथ जिस्म में दर्द हो तो उनको मतलब कम से कम शक होना चाहिए कि डेंगू की पॉसिबिलिटी है। और तो टेस्ट कम से कम सीबीसी का टेस्ट अपना करवाएं या डॉक्टर से अगर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आजकल रश है, लोग डॉक्टर के पास जाने में भी कतराते हैं क्योंकि और भी बहुत सारी बीमारियाँ इंक्लूडिंग डेंगू। लेकिन अपना जो सिम्टम्स के बेस करके उनको लाजमी चेक करना चाहिए कि उनको जोड़ों में शदीद दर्द है, आंखों में दर्द है और वोमिटिंग साथ हो रही बुखार के साथ साथ, तो ये अलामात डेंगू की हो सकती हैं। अच्छा। और बरवक्त तशखीस जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी जो डेथ्स हो रही हैं वो यूजुअली तब हो रही हैं कि लोग इसको सीरियसली नहीं लेते और वो फिर उनकी प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में वो हॉस्पिटल जाते हैं।
तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो अपने प्लेटलेट्स काउंट पे बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए, और अगर सिम्टम्स इतने सीवियर हो तो डॉक्टर से लाजमी रुजू करें, क्योंकि डेंगू में 4 में से 1 मरीज़ जो है वो बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाता है। 3 लोग में माइल्ड डिजीज़ होती है आउट ऑफ 4। सो ये काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। अब ये चौथा बंदा कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। तो उसको अपने सिम्टम्स पे नज़र रखनी चाहिए, और ये सिम्टम्स को देखते हुए कम से कम सीबीसी का टेस्ट कर ले कि उसके प्लेटलेट्स काउंट्स उनको पता हो। सबसे बड़ी बात ये कि सीरियस तो लेना पहले। आप सही कह रहे हैं, फीवर होता है, नॉर्मली सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद ये कोशिश होती है कि वैसे ही हम ठीक हो जाएं, और उसमें मामला हो जाता है ख़राब, क्योंकि अगर डेंगू अगर आपको है तो प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं। अच्छा डॉक्टर राना साहब, मैं आपसे ज़ाहिर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि डेंगू से मुतालिक लोग जानते भी हैं, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि अवेयरनेस कम है। हमें पता होना चाहिए कि अगर डेंगू किसी मौसम में बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो उसकी क्या वजूहात हैं और एहतियात कैसे की जाए, और उसके बाद अगर डेंगू खुदा ना खास्ता आपको हो जाए तो आप क्या करें। अच्छा डेंगू हो जाए तो फिर आप करें क्या? सबसे बड़ा सवाल है, इलाज क्या है डेंगू का, डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो डेंगू का मर्ज अगर आपको हो जाता है तो हमारे पास एज सच कोई इसका इलाज नहीं है कि इसकी ट्रीटमेंट उस तरह नहीं है। नॉर्मली जो रिकमेंड यही किया जाता है कि बुखार हो तो आप एक बुखार कम करने की गोली, पैरासीटामोल, पैनाडोल या कैलपॉल, इस तरह की वो आप ले लें और बुखार को आप कम करें, आराम करें, और अपने फ्लूइड ज्यादा रखें। लेकिन ये केसेस इस वक्त जो आपको सरकारी तौर पे इदाद-ओ-शुमार मिलते हैं, ये इंतहाई छोटा हिस्सा होते हैं जो टोटल केसेस होते हैं आबादी के, क्योंकि हमारे मुल्क में बाकायदा डिजीज रिपोर्टिंग का सिस्टम नहीं है। तो इस वजह से जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कराची से, लाहौर से और बाकी शहरों से, वो काफी शिद्दत के साथ ये मर्ज फैल चुका है। और अभी इसमें, और ये आपको पता है कि ये मच्छर के थ्रू फैलता है, और जो डेंगू खास तौर पे है, ये आपको, ये जो मच्छर है ये सुबह के वक्त और शाम के वक्त, सनसेट के वक्त ज्यादा एक्टिव होता है। तो एक तो ये है कि जब आप सुबह और शाम के वक्त बाहर निकले तो पूरी आस्तीनों के साथ निकले। ये जो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, जो लोशन वगैरह मिलते हैं मच्छर को भगाने वाले, वो अपने जो आपके जिस्म के नंगे हिस्से हैं उन पे जरूर लगाए। और दूसरी बात है कि अगर शाम को निकले तो डार्क रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि ये मच्छर जो है अट्रैक्ट होता है उसके ऊपर। तो इस वजह से अगर आप ये, और घरों के अंदर जब आप स्प्रे जरूर करें आजकल मच्छर के लिए। और ये मच्छर जो है ये घरेलू मच्छर है जो डेंगू वाला है, तो ये पर्दों के पीछे छुप जाता है, ये आपके सोफे के पीछे छुपता है। तो इंश्योर करें कि ऐसी वो जगह हैं जो घर में हम नॉर्मली जब स्प्रे करते हैं तो ऊपर हवा में मार लिया और इधर उधर मार लिया, लेकिन इसकी खास जगह है। और ये तो इसने काटना भी घर के करीब ही है आपको। तो इस वजह से ये अगेन एहतियात करें लॉन्स वगैरह में जाते हुए शाम के वक्त। तो आप सिंपल घर में जो वो कॉइल होती है वो लगा के धुआं उसका हो तो उससे ये हटाए। एक दफा जब आपको हो जाता है, और ये 4 किस्म का इसका डेंगू का वायरस होता है, एक दफा हो जाए तो वो एक टाइप से होता है तो आप रिकवर कर जाते हैं, बेशक माइल्ड हो। लेकिन जो दूसरी टाइप से, अगर किसी भी दूसरी टाइप से हो तो वो खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान में तकरीबन 4 टाइप्स अवेलेबल हैं। सो ये खतरा जरूर रहता है कि पहले अगर आपको एक माइल्ड हुआ है तो इस दफा कोई खतरनाक, वो खतरनाक भी हो सकता है, वो सीवियर भी हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर राना साहब, वो बढ़ भी सकता है। लेकिन आपने 2-3 बातें बड़ी अच्छी कही कि हम क्या कर सकते हैं, खासतौर पे स्प्रेज वगैरह जो घर में हमें करने होते हैं। अच्छा डॉक्टर इरा साहबा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं भी सैलाबी सूरत हाल है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, लोग वहाँ से भी ज़ाहिर ट्रैवल करके उनको मुख्तलिफ कैंप्स में जो है वो लाया जा रहा है। ये जो मच्छर है, ज़रा इस हवाले से बताइए कि मच्छर ट्रैवल कितना कर सकता है, कि ट्रैवल करके भी आ सकता है? क्योंकि हमने यही सुना है कि मच्छर अगर किसी डेंगू से मुतासरा शख्स को काट के किसी दूसरे शख्स को काटता है तो उसको भी डेंगू हो सकता है। तो ट्रैवलिंग कितनी कर सकता है ये मच्छर? It is not the मच्छर which travels actually, it is the patient which carries the virus. तो अगर कोई इन्फेक्शन पॉजिटिव है, इंटीरियर एरिया से कराची आया है या किसी रिलीफ कैंप के अंदर आया है, कोई भी फीमेल उसको एडीज मच्छर काटती है, वो इन्फेक्टेड हो जाती है, वो दैट लोकल मच्छर ओनली विल गेट इन्फेक्टेड।
और वो फिर फर्दर इस साइकिल को कैरी फॉरवर्ड करेगा और जैसे जैसे वो आगे दूसरे मरीजों को बाइट करेगा और उस उनको इन्फेक्टेड करता जाएगा. दिस इज हाउ द साइकिल विल गो ऑन. इट इज नॉट अबाउट द फ्लाइट फ्रॉम मस्कीटो, इट इज अबाउट द कैरियर कमिंग टू द कराची एंड द रिलीफ कैंप्स. ठीक है, पॉइंट टेकन. और ये ज़ाहिर ये एक अहम मामला है. कोशिश यही है कि डेंगू के हवाले से इतनी बात हम करें वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं कि जी पपीते के जो पत्तों का जूस होता है वो पीने से भी जो है वो डेंगू का इलाज मुमकिन है. तो ज़रा एक शॉर्ट टेक में डॉक्टर साहब से लूँ, फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि पोलियो के हवाले से मुझे बात करें. डॉक्टर साहब, कि पपीते के पत्तों का जूस जो है ये वाकई इफेक्टिव होता है प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए? काफ़ी लोग जो है इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं. इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो यूजफुल होती हैं, लेकिन मैं अगेन ये बात कहूँगा कि फ्रूट्स, जूसेस इस तरह की बहुत होती हैं, लेकिन डॉक्टर्स करना ज़रूरी है. कभी कभार ये होता है कि लोग इस तरह के टोटकों में लगे रहते हैं. और टोटकों में ना लगे, सिवियर अगर मामला है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और फ्रेश फ्रूट्स और उनके जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करें. अच्छा, एक और बड़ी तशवीशनाक खबर है, क्योंकि ज़ाहिर पोलियो के हवाले से कैंपेन भी की जाती हैं. फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आपसे कल मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़. बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा. बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा. बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील. सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.